नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी मध्यकालीन भारत की 700 प्रश्नों की श्रृंखला निरंतर जारी है, जिसमें हम अब तक 85 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। प्रश्नों के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो ये केवल 85 प्रश्न हैं, पर जिस विस्तार में और जिस एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको ये पढ़ाया है, यदि आप उन सभी की गणना कर लें तो ये लगभग 150 के आसपास बैठेंगे। पर मैं आपको इसमें प्रश्न ही 700 कराऊंगा, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें आपका अच्छा खासा एक नोट्स तैयार हो जाएगा, आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी मध्यकालीन भारत के इतिहास की। निकट भविष्य में कई एग्जाम होने हैं दोस्तों, जैसे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का, वन दरोगा का, जूनियर असिस्टेंट का, लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती आनी है, यूपीपीएससी आरओ एआरओ की भर्ती बहुत जल्दी आनी है। इन सभी पेपर में यदि मध्यकालीन भारत के इतिहास से प्रश्न आए तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। और न सिर्फ मध्यकालीन भारत में, मैं आपको पूरा इतिहास पढ़ाऊंगा, और भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस हम निरंतर लेकर आएंगे दोस्तों। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का पहला प्रश्न, और आज का पहला प्रश्न है असुमेलित छांटिए। एक तरफ ये विभाग दिए हुए हैं दोस्तों, सामने दूसरी तरफ विभाग के गठनकर्ता का नाम है। ये विभाग के गठनकर्ता का नाम है और इस तरफ विभाग दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कि नायाबे ममलात बहराम शाह, दीवाने अर्ज अलाउद्दीन खिलजी, बरीदे ममालिक बलबन, दीवाने वकूफ जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों, ऊपर के तीनों विभागों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इस प्रश्न को यहां डालने के पीछे मेरा मकसद आपको दीवाने वकूफ के बारे में बताना था, पर इसके पहले इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो हम चर्चा कर चुके हैं कि नायाबे ममलियात का पद बहराम शाह के द्वारा गठित किया गया था, और नायाबे ममलियात का मतलब होता है संपूर्ण अधिकारों का स्वामी। यानी ये पद एक कमजोर सुल्तान के बारे में बताता है, एक सुल्तान जिसे अपने अधिकार एक दूसरे पद को ट्रांसफर करने पड़े। बहराम शाह ने नायाबे ममलात बनाया था, और पहला नायाबे ममलात व्यक्ति जो बनाया था वो एतगीन बनाया था। और बाद में हमने देखा कि बलबन भी नायाबे ममलात के पद पर पहुंचा, और एक लंबे समय तक उसने नायाबे ममलात के पद पर कार्य किया, और उसके बाद वो सुल्तान बना। तो नायाबे ममलात पद का गठन बहराम शाह ने करा था। बरीदे मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग था, इसका गठन बलबन ने किया था। दीवाने वकूफ, इस विभाग का गठन भी जलालुद्दीन खिलजी ने ही किया है दोस्तों। ये व्यय के कागजातों की देखभाल करने वाला विभाग है, जबकि दीवाने अर्ज का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया दोस्तों, बल्कि इस विभाग का गठन बलबन के द्वारा किया गया है। दीवाने अर्ज विभाग का गठन बलबन के द्वारा किया गया, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमने दीवाने अर्ज को डिटेल से पढ़ा था कि इसका अध्यक्ष आरिज मुमालिक होता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा दीवाने अर्ज। दीवाने वकूफ का गठन जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। दीवाने वकूफ विभाग का जो गठन है दोस्तों, वो अगर आपसे पूछ लिया जाए किसने करा, तो जलालुद्दीन खिलजी ने करा है। इसका कार्य व्यय के कागजात की देखभाल करना होता था। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा कर दिया, यानी 50% टैक्स लगा दिया भू राजस्व पर। यानी कि यदि 100 किलो फसल हुई है तो आपको 50 किलो टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, यानी बहुत ज्यादा टैक्स कर दिया गया दोस्तों। इससे पहले टैक्स 33% या 1/3 हुआ करता था। तो आपसे पूछा गया है कि किस सुल्तान ने कृषि उपज का आधा यानी 50% टैक्स लगाया? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और इल्तुतमिश। तो इस प्रश्न को दोस्तों इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। जबकि आप ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत के दो ऐसे सुल्तान रहे हैं, एक अलाउद्दीन खिलजी और एक मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने टैक्स को यानी भू राजस्व को 50% कर दिया। अब इसमें तो दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी भी दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक भी दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम सही किसे मानेंगे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में सही उत्तर अलाउद्दीन
खिलजी को माना जाएगा। पर ऐसा क्यों? आपने बोल दिया अलाउद्दीन खिलजी, एग्जामिनर मोहम्मद बिन तुगलक मान के बैठा हुआ है। फिर नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसका सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी ही होगा। इसका कारण यह है कि एक तो 2-3 तर्क मैं आपको देता हूं। एक तो सबसे पहले कृषि उपज का आधा अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। लेकिन इससे क्या होता है? सबसे पहले लगाने से क्या होता है? ऐसा भी नहीं है। इसने अपने साम्राज्य के अधिकतर हिस्से में ऐसा किया था। साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में जो टैक्स था वो 50% कर दिया, अधिकांश हिस्से में। और जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल गंगा दोआब के क्षेत्र में टैक्स को 50% किया था। यानी इसने छोटे से एरिया में गंगा दोआब क्षेत्र में ही टैक्स 50% करा, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में टैक्स को 50% रखा। उसके बाद इसने अपने जीवन काल में यही टैक्स रखा। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक को ये वापस लेना पड़ गया। क्यों? क्योंकि जब उसने ये टैक्स लगाया था 1325 में, उसके बाद अकाल की स्थिति हो गई। गंगा दोआब क्षेत्र से अधिक टैक्स लेना तो दूर की बात है, उन्हें रियायत देने तक का मौका हो गया कि अब उन्हें कुछ कंसेशन दिया जाए, क्योंकि अकाल की स्थिति हो गई और वो लोग टैक्स नहीं दे पाएंगे। तो उसने अपनी ये जो योजना थी 50% टैक्स लगाने की, वो वापस ले ली। इस वजह से ऑप्शन में यदि दोनों आए तो आप अलाउद्दीन खिलजी करेंगे दोस्तों। चलिए आप एक बार ये स्लाइड देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के 2 ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने भूमिकर को कहते क्या है, ये टर्मिनोलॉजीज पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब खराज के बारे में बताऊंगा। अभी आप यहां देख लीजिए कि सल्तनत काल में भूमिकर को खराज कहते थे। 50% तक कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली भारत का ऐसा कौन सा पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि पर वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया, तो वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों? भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया, इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स को 50% कर दिया, फिर भी जनता इससे खुश हो गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि इसने भूमि की निश्चित आय पर, वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित कर दिया। इसका मतलब यह है कि इससे पहले टैक्स तो 33% लगता था दोस्तों, लेकिन एक जमीन की आय निश्चित कर दी गई थी और उसके बाद आय कुछ भी हो, टैक्स 33% लगेगा। यानी अगर किसी जमीन से यह कह दिया जाए कि यहां से 100 किलो फसल होती है तो आपको 33 किलो टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। अब अगर फसल 50 किलो भी हुई है ना, तब भी टैक्स 33 किलो देना पड़ेगा, और फसल यदि 32 किलो भी हुई है तब भी टैक्स 33 किलो ही देना पड़ेगा। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जो भी वास्तविक आय है, यदि 100 किलो हो रही है तो आप मुझे 50 किलो टैक्स दे दो, और यदि 200 किलो हो रही है तो 100 किलो टैक्स दे दो, और यदि 50 किलो हो रही है तो 25 किलो टैक्स दे दो। यानी जो भी वास्तविक आय है उस पर टैक्स लूंगा मैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो न्यायप्रिय व्यवस्था थी कि चलो ठीक है, टैक्स आप ज्यादा ले रहे हो पर कम से कम किसान के पास आधा बच तो रहा है। जबकि इस स्थिति में हो सकता था कि किसान को कर्ज लेकर के कर चुकाना पड़े। तो देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी की यह नीति न्यायप्रिय सिद्ध हुई। इसका परिणाम हम अभी आगे देखेंगे सत्ता परिवर्तन के समय। चलिए आप अपना अगला प्रश्न देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था। उसके काल में खालसा भूमियों का सर्वाधिक विकास हुआ। 1305 में सीरी को अपनी राजधानी बनाया और बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। देखिए दोस्तों, ये चर्चा हम कर चुके हैं, ये प्रश्न भी हम पढ़ चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। इसका मतलब ये कथन सत्य है और हमें बताना है असत्य कथन। तो ये तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। उसके काल में खालसा भूमियों का सर्वाधिक विकास हुआ, ये कथन भी सत्य है। अब खालसा भूमि क्या होती है?
खालसा भूमि ऐसी भूमि होती है जिसकी आय शासक या सुल्तान के लिए निश्चित की गई हो। यानी कि एक भूमि है, इस भूमि से जो कुछ भी आय होगी वो सीधे सल्तनत के खाते में यानी केंद्रीय खजाने में जमा होगी, किसी और को नहीं दी जाएगी, न नगद के रूप वेतन के रूप में, न पेंशन के रूप में, न इनाम के रूप में, ये सीधे केंद्रीय खजाने में जमा होगी। ऐसी भूमि खालसा भूमि कहलाती है। और अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकतर भूमि को खालसा भूमि घोषित कर दिया। पुराने इक्तेदारों से इसने भूमि छीन ली। ऐसे इक्तेदारों के वंशज जो मर चुके थे, लेकिन वो उनकी सेवा के बदले में उनके वंशजों के पास वो इक्ता फिर भी था, पुराने सुल्तानों ने छीना नहीं था। ऐसे इक्तों को अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया और उन्हें खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमियों का सर्वाधिक विकास हुआ। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था। इससे पहले वेतन जमीन के रूप में दिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा नहीं, वेतन नगद दिया जाएगा। इसलिए ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से बचने के लिए सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। लेकिन 1305 में नहीं, अपितु 1304 में बनाया था। ये डेट मैंने लिखाई थी और इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 1304 में सीरी को अपनी राजधानी बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। असुमेलित छांटिए। आपको एक तरफ कुछ टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं और सामने की तरफ उनका अर्थ दिया हुआ है, आपको छांटना है। मैं आपको बता दूं, ये एक तरफ जमीन के प्रकार दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं जमीन के प्रकार, और सामने बताया गया है कि ये किस प्रकार की जमीन है और आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। पहला है वफ। वफ के आगे लिखा है धार्मिक कार्यों हेतु अनुदान में दी जाने वाली भूमि। मिल्क, वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि। इदरात, पेंशन के रूप में दी जाने वाली भूमि। मसाहत, इनाम के रूप में दी जाने वाली भूमि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मसाहत, इनाम के रूप में दी जाने वाली भूमि। ये गलत है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वफ एक भूमि का प्रकार होता है, धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान में दे दी जाती है। किसी मस्जिद को दे दी जाएगी, किसी मंदिर को दे दी जाएगी, या किसी ऐसे ट्रस्ट को दे दी जाएगी, जैसे कि कोई ट्रस्ट है जो लड़कियों का विवाह, अनाथ बच्चियों का विवाह करने की जिम्मेदारी संभालता है। उसको सल्तनत की तरफ से एक जमीन दे दी गई कि लो भाई, इस जमीन से जो भी आए हो उससे आप ये धार्मिक कार्य करो। तो ऐसी जमीन वक्फ कहलाएगी। जबकि वेतन के रूप में अपने कर्मचारियों को, मैंने पहले कहा कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले नगद वेतन नहीं दिया जाता था, तो यदि कोई भूमि वेतन के रूप में दे दी गई तो वो मिल्क कहलाएगी। भाई वेतन मिलेगा तभी तो मिल्क पियोगे, वेतन ही नहीं मिलेगा तो मिल्क कैसे पियोगे, पानी पीना पड़ जाएगा। तो मिल्क होती है वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि। अब वेतन तो जब मिलेगा जब नौकरी करोगी, रिटायर हो गए तो जो भूमि मिलेगी पेंशन के रूप में, उस भूमि को कहा जाता है इदरात। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इदरात होती है पेंशन के रूप में दी जाने वाली भूमि, जबकि मिल्क होती है वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि। मसाहत कोई भूमि का प्रकार नहीं है, बल्कि भूमि के माप कराने की प्रक्रिया मसाहत कहलाती है। प्रक्रिया मसाहत कहलाती है। भूमि के माप कराने की प्रक्रिया मसाहत कहलाती है। सल्तनत की तरफ से भूमि की माप कराई जाती थी कि इस इक्ता में कितनी भूमि है, इस गांव में कितनी भूमि है, इस जमींदार के पास कितनी भूमि है, इसमें कितने किसान भूमिहीन हैं। तो इस तरीके से भूमि का माप आज भी कराते हैं ना, सरकार के द्वारा आज भी कराया जाता है। तो उस समय में भी सल्तनत काल के द्वारा भूमि की माप कराई जाती थी और इस प्रक्रिया को मसाहत कहते थे। तो ये सम्मिलित हो जाएगा, हमारा उत्तर यही है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य क्या था? देखिए इस प्रश्न को सबसे पहले इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए।
क्योंकि इस प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं। आपको अपने दिमाग के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहले एक बार प्रश्न पढ़िए। अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य क्या था? सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करना, आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए, ये के लिए लिखा है, की लिए लिख दिया गलती से, उपरोक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी ना, वास्तव में उसका जो उद्देश्य था वो तो था सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करना। नगद वेतन देना इसने प्रारंभ करा, लेकिन ये वेतन बहुत कम दिया जाता था सैनिकों को। अभी बताएंगे आगे कितना दिया जाता था, प्रश्न दिया हुआ है इसलिए नहीं बताऊंगा। लेकिन ये वेतन जो भी था आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता था सैनिकों की। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को लाया गया, यानी कीमतों को निश्चित कर दिया गया, कम कर दिया गया। आपको कम वेतन मिलता है तो सस्ता माल मिल जाएगा आपको बाजार से, तो ऐसी प्रणाली लाई गई। तो इसका उद्देश्य तो था सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करना, लेकिन ऐसा नहीं था कि बाजार नियंत्रण केवल सैनिकों के लिए था, बाकियों को भी सस्ता माल मिलना शुरू हो गया, तो आम जनता को भी राहत पहुंची। तो इसका उद्देश्य कुछ इतिहासकारों ने कहा है, अच्छे इतिहासकार है, नाम भी बताऊंगा अभी, आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। तो ये दोनों उद्देश्य हो जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, ऐसी स्थिति में इसका उत्तर उपयुक्त दोनों हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य क्या था, अमीर खुसरो का नाम नहीं दिया होता, तब तो इसका उत्तर हो जाता उपर्युक्त दोनों। पर चूंकि यहां अमीर खुसरो का नाम लेकर पूछा है और अमीर खुसरो कहते हैं कि आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लाई थी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो के अनुसार आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली लाई गई थी। लेकिन यहां पर यदि अमीर खुसरो की बजाय बर्नी लिखा हुआ आ जाता तो उत्तर हो जाता ए, क्योंकि बर्नी कहता है कि ये जो प्रणाली लाई गई थी ये सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाई थी। यानी अगर मैं पूछता बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य क्या था, तो उत्तर हो जाता ए। अमीर खुसरो के अनुसार पूछिए तो उत्तर हो जाएगा बी। न तो मैं अमीर खुसरो नाम लिखता, न मैं बर्नी नाम लिखता, तो उत्तर हो जाता सी। यानी प्रश्न 1 उत्तर 3। तो आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है दोस्तों इस प्रश्न को। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। पहले स्लाइड देख लीजिए। बर्नी के अनुसार, वही जो मैंने अभी बोला, बर्नी के अनुसार सैनिकों की आवश्यकताएं पूरी करना बाजार नियंत्रण प्रणाली का उद्देश्य था, जबकि अमीर खुसरो कहते हैं कि आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए लाई गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की जानकारी किन किन पुस्तकों से मिलती है, तो देखो अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन-उल-फुतूह से तो मिलेगी। ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की जानकारी देने वाली सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। और बर्नी ने भी कहा है, और बर्नी की पुस्तक का नाम है तारीख फिरोजशाही। इसके अलावा इसामी की पुस्तक फुतूह उस सलातीन से भी हमें बाजार नियंत्रण प्रणाली की जानकारी मिलती है, और इब्न बतूता की पुस्तक रहला से भी बाजार नियंत्रण प्रणाली की जानकारी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका गठन अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था? फिर आपके सामने कुछ विभाग आ गए हैं दोस्तों। विभागों को मैं लगातार कवर करा रहा हूं आपको, तो ये कुछ विभाग आ चुके हैं। हालांकि इन विभागों में से कुछ विभागों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कुछ को हम आज पढ़ लेंगे। नहीं, हमने इन विभागों के बारे में नहीं पढ़ा है, चलिए आज पढ़ लेंगे। तो निम्न में से किसका गठन अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था? यानी ये 4 विभाग दे रखे हैं और इसमें से 3 विभागों का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया है और 1 का नहीं किया। तो ध्यान रखिएगा, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गठित विभाग है।
ये बाजार की देखभाल करने के लिए बनाया गया था, बाजार की देखभाल करने हेतु और इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो सदर ए रियासत कहलाता था, सदर ए रियासत। और यदि आपसे पूछा जाए कि पहला सदर ए रियासत कौन था, तो प्रथम सदर ए रियासत था याकूब। किसे बनाया गया था? तो याकूब को प्रथम सदर ए रियासत बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, दीवाने रियासत, इस विभाग का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और इस विभाग का प्रमुख सदरे रियासत कहलाता था, जो बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। इसका कार्य बाजार की देखभाल करना होता था और प्रथम सदरे रियासत याकूब को बनाया गया। तो एक विभाग पूछा जाए आपसे कि दीवाने रियासत का गठन किसने किया, तो उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या कार्य था? बाजार की देखभाल करना। दीवाने रियासत का हेड कौन होता था? शहनाई मंडी, सदर रियासत, ऐसे ऑप्शन आपको दे दिए जाएं तो उत्तर हो जाएगा सदर रियासत। पहला सदर रियासत किसे बनाया गया? तो याकूब को बनाया गया। 4 प्रश्न छुपे हुए हैं इसमें। इसके बाद एक विभाग है शहनाई मंडी। ये विभाग दीवाने रियासत के अंडर में ही काम करता था, यानी दीवाने रियासत के अधीन एक और विभाग बनाया गया जिसका नाम था शहनाई मंडी। ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफिस था। जो भी व्यापारी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बिजनेस करना चाहते थे, उन्हें शहनाई मंडी में जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। व्यापारियों को अपना पंजीकरण कराना पड़ता था, अपना पंजीकरण कराना होता था। और या इन शहनाई मंडी की ओर से मूल्य की सूची दी जाती थी या दर की सूची दी जाती थी इन व्यापारियों को। आप इन्हें एमआरपी मान सकते हैं, एमआरपी मान सकते हैं, यानी इस सूची से अधिक मूल्य पर व्यापारी अपना सामान नहीं बेच सकते। सपोज उसमें हल्दी का मूल्य लिख दिया गया 50 रुपए, तो हल्दी अब 50 रुपए से ज्यादा कोई व्यापारी नहीं बेच सकता। अगर बेचेगा तो यह अपराध होगा, यानी 50 से कम रेट पर बेच सकते हैं। आप चाहे तो 49 में बेचिए, 20 में बेचिए, फ्री दे दीजिए, पर 50 से ऊपर नहीं। यही थी बाजार नियंत्रण प्रणाली, यानी ब्लैक मार्केटिंग खत्म कर दी गई। आप कर लो काला, जमा कर लो, 50 रुपए से ज्यादा तो बेच ही नहीं पाओगे। तो ये काम शहनाई मंडी का होता था, पंजीकरण करना और मूल्य की सूची जारी करना। इसके अलावा दीवाने मुस्तखराज, इस विभाग को भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही गठित किया था और यह भू राजस्व से संबंधित विभाग है, भू राजस्व से संबंधित विभाग है। तो इन तीनों विभागों का गठन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, जबकि हमारा उत्तर हो जाएगा दीवाने बंदगान। ये दासों से संबंधित विभाग है जिसका गठन करेगा फिरोज शाह तुगलक। कौन करेगा? फिरोज शाह तुगलक। तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक द्वारा गठित, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। पहले आप एक बार शहनाई मंडी देख लीजिए। वैसे मैं बता चुका हूं, मूल्य की दर, वस्तुओं की दर या मूल्य शहनाई मंडी के द्वारा निर्धारित की जाती थी। शहनाई मंडी के कार्यालय में जाकर के अपना पंजीकरण कराना होता था व्यापारियों को, और इस निश्चित दर पर ही अपने सामान की बिक्री कर सकते थे। पहला शहनाई मंडी का जो अध्यक्ष था वो मलिक काबुल को बनाया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पहला किसे बनाया गया था? मलिक काबुल को, यानी पहला सदर रियासत याकूब को बनाया गया और शहनाई मंडी विभाग का जो पहला अध्यक्ष था वो मलिक काबुल को बनाया गया। मलिक काफूर नहीं, मलिक काबुल, अलग अलग व्यक्ति हैं ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में असत्य कथन छांटिए। आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में असत्य कथन छांटना है। अलाउद्दीन खिलजी ने राशनिंग व्यवस्था लागू की।
अलाउद्दीन खिलजी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है। व्यापारी वर्ग पर नजर एवं नियंत्रण रखने हेतु गुप्तचर रखे जो बरीद और मनीहान कहलाए, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की ही, साथ में राशनिंग व्यवस्था या सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी जारी लागू की। जैसे आज राशन बंटता है ना, अब तो खैर क्या बंटता है, पर पहले चीनी, गेहूं, तेल, मिट्टी का तेल, ये सब राशन के थ्रू मिलता था। यानी बाजार के दाम से बहुत कम मूल्य पर राशन उपलब्ध कराया जाता था सरकार की ओर से। हालांकि आप भी कराया जाता है, पर अब क्वांटिटी मतलब उसकी वो बहुत कम हो गई है, अब कुछ ही चीजें मिलती हैं। तो ये जो राशनिंग व्यवस्था है, ये सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, इसीलिए उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, जबकि हमसे पूछा असत्य कथन। व्यापारी वर्ग पर नजर और नियंत्रण रखने के लिए गुप्तचर रखे जो बरीद और मुनिहान कहलाए। अब भाई आपने दर निश्चित कर दी कि मूल्य शहनाई मंडी के द्वारा, अब कोई व्यापारी उससे ज्यादा में बेच रहा है, तो आपको कैसे पता लगेगा? सुल्तान को कैसे पता लगेगा? अगर उसके पास कोई कंप्लेन ही नहीं आई सपोज, तो सुल्तान को कैसे पता लगेगा? सुल्तान को कभी शिकायतों का इंतजार नहीं करना चाहिए। एक अच्छा सुल्तान वही होता है जिसे हर चीज की खबर हो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार पर नजर रखने के लिए गुप्तचर रखे, और वो गुप्तचर बरीद और मुनिहान कहलाए। ध्यान रखना, बरीद मुमालिक जो गुप्तचर विभाग है, इसका गठन तो किया है बलबन ने। गठन नहीं पूछ रहा, गठन किसने करा है? बरीद मुमालिक का गठन किसने करा है? बलबन ने। पढ़ चुके हैं हम, बरीद मुमालिक का गठन करा है बलबन ने। लेकिन एक अच्छे खासी संख्या में बरीदों को रखा है गुप्तचर के तौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये तीनों कथन सत्य हैं, और हमसे पूछ रहा है असत्य कथन, तो हम कहेंगे उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में दो नए कर लगाए गए। एक हो जाएगा घरी कर और एक है चरी कर। ये कर किससे वसूले गए? खुदों से, मुकद्दमों से, चौधरियों से, या उपयुक्त सभी से? तो ध्यान रखना, चाहे खुद पूछे या मुकद्दम बोले या फिर चौधरी बोले, ये तीनों एक ही होते हैं, और ये होते हैं गांव के बड़े बड़े जमींदार। बड़े जमींदार, बड़े जमींदारों को खुद भी कहते हैं, मुकद्दम भी कहते हैं, चौधरी भी कहते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी से पहले ये जमींदार अक्सर टैक्स फ्री हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि इनका काम होता था कि गांव से टैक्स वसूलना और सल्तनत को जमा करना। तो इनके पास बहुत बड़ी लेवल पर जमीन हुआ करती थी, कई कई सैकड़ों पशु हुआ करते थे, गाय, भैंस, घोड़े हुआ करते थे। इनके यहाँ कई मजदूर काम करते थे, उसके बावजूद ये टैक्स नहीं देते थे सरकार को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार इन पर टैक्स लगाया, और टैक्स लगाया घरी कर। अच्छा, तुम्हारे पास बहुत जमीन है ना, तो लो एक कर दो आप घरी कर। जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन होगी, वैसे इसको हाउस टैक्स का है पर ये जमीन पर लगता था, जिस पर जितनी ज्यादा जमीन होगी उसे उतना ही हाउस टैक्स देना पड़ेगा, और जिस पर जितने ज्यादा पशु होंगे उतना ही उसे टैक्स देना पड़ेगा चरी कर, पशुपालन पर लगने वाला कर। यानी जो जितना बड़ा जमींदार उतना ही अधिक उसे कर देना होगा। देखिए, भले ही अलाउद्दीन खिलजी ने धन वसूलने के लिए कर लगाए थे, पर जनता खुश हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो जमींदार थे ना, ये जनता का शोषण करते थे। हालांकि जनता को पता नहीं था कि अब ये जमींदार ये कर भी तो जनता से ही वसूलेंगे, पर फिर भी जनता तात्कालिक रूप से खुश हो गई। एक तो जनता खुश हो गई कि भाई आपने जमींदारों के ऊपर घरी कर लगा दिया, चरी कर लगा दिया, और जनता खुश हो गई कि आपने वास्तविक आय पर कर लगा दिया। तो जनता जो है
अलाउद्दीन खिलजी से उस समय में, जबकि कितने राज्यों पर उसने आक्रमण किया, नष्ट कर दिया राज्यों को, फिर भी जनता अलाउद्दीन खिलजी से प्रसन्न हो गई। तो इसका सबसे बड़ा कारण था खुद मुकद्दम चौधरियों पर लगने वाला कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये वही है जो मैंने आपको बताया। दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग का कार्य क्या था? पढ़ चुके हैं हम अभी। दीवाने रियासत हमने पढ़ा था, शहनाई मंडी हमने पढ़ा था, और साथ ही हमने दीवाने मुस्तखराज नाम का विभाग भी देखा था, और उसका उत्तर था भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में असत्य कथन छांटिए। फिर से कुछ कथन दिए हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और आपको बताना है इसमें से असत्य कथन कौन सा है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने स्थायी सेना की व्यवस्था करी, यह सैन्य व्यवस्था में दशमलव पद्धति पर आधारित थी। घोड़े को दागने की प्रथा व सैनिकों का हुलिया रखने की व्यवस्था शुरू करी, और डाक व्यवस्था को सर्वाधिक मजबूत किया। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना की व्यवस्था करी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने नगद वेतन देना प्रारंभ करा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने जमीन की वास्तविक आय पर कर लगाया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना की व्यवस्था करी। इससे पहले सेना सामंतों के पास होती थी, सुल्तान के पास बहुत कम सेना होती थी, और जब भी सुल्तान को किसी पर अटैक करना होता था तो वो सामंतों से मदद मांगता था। पर अलाउद्दीन खिलजी ने, भाई विश्व को जीतने की इच्छा थी ना अलाउद्दीन खिलजी की, सिकंदर-ए-सानी, तो ऐसा कैसा सिकंदर जिस पर खुद की सेना ना हो, तो स्थायी सेना रखी उसने। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला राजा कौन था जिसने स्थायी सेना रखी, भारत का पहला राजा बताइए। भारत का पहला राजा जिसने स्थायी सेना रखी अगर आपसे पूछे तो उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा दोस्तों? उत्तर होगा बिंबिसार। मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार, जिसे श्रोणिक भी कहते थे, वो भारत का पहला राजा था जिसने स्थायी सेना रखी। पर यदि दिल्ली सल्तनत का पहला राजा पूछे तो उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। सैन्य व्यवस्था दशमलव पद्धति पर आधारित थी। जब प्रशासन से रिलेटेड प्रश्न आएंगे दोस्तों तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि सैन्य व्यवस्था दशमलव पद्धति पर आधारित थी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। घोड़े को दागने की प्रथा व सैनिकों का हुलिया रखने की व्यवस्था शुरू करी। इससे पहले क्या होता था दोस्तों कि जब वेतन मिलता था तो कोई भी कह देता था हम सैनिक हैं। अब इतनी बड़ी सेना में सैनिकों का होना, कौन सैनिक है कौन नहीं, ये पता लगाना बहुत मुश्किल था। तो डॉक्यूमेंट्स में कोई हेरफेर करवा दी, भ्रष्टाचार किया और वेतन वसूल लिया। यानी कोई सामंत कह देगा हमने इतने सैनिक रख रखे, हमें दे दो पैसा, हमें दे दो जमीन, तो ऐसा भ्रष्टाचार हो जाया करता था। उसी प्रकार अच्छे घोड़े, कोई एक अच्छा घोड़ा है उसको सरकार को दिखा दिया जाता था सल्तनत में आकर के, जहां घोड़ों की पहचान होती थी, और वहां उसका दिखा दिया कि भाई हमारे पास ये घोड़ा है और हमें घोड़े के लिए अलग से वेतन मिलता था, तो हमें वो वेतन दे दो। और एक ही घोड़ा बार बार दिखाया जा रहा है, और जब सेना युद्ध हो रहा है तो सामंत ने तो 10 घोड़ों का सपोज करो वेतन लिया है, तो अब 10 घोड़े भेजने, तो युद्ध में वो कैसे भी घटिया घोड़े भेज दिया करता था, और ये परेशानी का सबब हो जाया करता था युद्ध में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ऐसे नहीं, घोड़े को दाग लगाया जाएगा। दाग लगाया जाएगा मतलब उस पर एक मोहर मारी जाएगी ताकि एक घोड़ा एक ही बार जमा हो सके, और उसका नंबर दे दिया जाएगा उस घोड़े पर, 1 नंबर का घोड़ा। अब जब युद्ध में उस सामंत से घोड़ा मांगा जाएगा तो वो 1 नंबर का घोड़ा उसे देना पड़ेगा, तो घोड़े की पहचान हो गई। इसी प्रकार सैनिकों का रजिस्टर में नाम के साथ साथ हुलिया दर्ज कर दिया गया ताकि नकली नाम ना कोई लिख दे। अब जिसका हुलिया है वही आकर के जब उसे वेतन मिलेगा तो आपका आइडेंटिटी कार्ड चेक हो जाएगा, आइडेंटिटी मैच हो गई तो वेतन ले लो, नहीं तो दफाओ। तो सैनिकों का हुलिया रखने की व्यवस्था भी अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ करी। डाक व्यवस्था को सर्वाधिक मजबूत किया, ये उत्तर सही हो, मतलब हमारा उत्तर ये हो जाएगा स्टेटमेंट कथन, ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि डाक व्यवस्था को सर्वाधिक मजबूत किया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने। तो डाक व्यवस्था को सर्वाधिक मजबूत किया था फिरोज शाह तुगलक ने, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल में सैनिकों को कितना वेतन दिया जाता था? देखिए आ गया प्रश्न, इसलिए मैं वेतन नहीं बता रहा था आपको। 234 टंका, 78 टंका, 310 टंका या 1000 टंका? देखिए टंका और जीतल, टंका एंड जीतल ये दोनों ही मुद्राएं हैं। किसने शुरू करी थी? ये इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी, चर्चा कर चुके हम। इल्तुतमिश के द्वारा टंका और जीतल नाम की मुद्राएं चलाई गई थी। जीतल होता था तांबे का सिक्का और जबकि टंका होता था चांदी का सिक्का। तो सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था वो टंके में दिया जाता था और 234 टंका वेतन होता था सैनिकों को, और अतिरिक्त घोड़ा रखने पर 78 टंका, अतिरिक्त घोड़ा रखने पर 78 टंका। यानी एक सैनिक है उसको 234 टंका मिलेगा, और यदि उसके पास एक अतिरिक्त घोड़ा है तो उसको जो टोटल पैसा मिलेगा वो मिलेगा 312 टंका। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछ ले कि अतिरिक्त घोड़ा रखने पर कितना रुपया मिलता था तो 78 टंका मिलता था। सल्तनत काल में आम सैनिकों को 234 टंका वेतन दिया जाता था, जबकि अतिरिक्त घोड़ा रखने पर 78 टंका वेतन दिया जाता था। अगला प्रश्न फिर टर्मिनोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रश्न आया है। मुख्तब क्या है? इक्तेदारों द्वारा केंद्रीय खजाने में जमा कराया गया अतिरिक्त पैसा, भूमि की माप, 1000 सैनिकों की टुकड़ी या सैनिकों के निरीक्षण के बाद उन्हें सेना में भर्ती करना। देखिए इक्तेदारों द्वारा केंद्रीय खजाने में जमा कराया गया अतिरिक्त पैसा फवाजिल कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों? फवाजिल। जबकि भूमि की माप इसी वीडियो में हम पढ़ चुके मसाहत कहलाता था, और 1000 सैनिकों की टुकड़ी तुमैन कहलाती थी। तो इक्तेदारों द्वारा केंद्रीय खजाने में जमा कराया गया अतिरिक्त पैसा फवाजिल, भूमि की माप मसाहत, 10,000 सैनिकों की टुकड़ी तुमैन, जबकि सैनिकों के निरीक्षण के बाद उन्हें सेना में भर्ती करना, इसको आप एक तरीके से फिजिकल टेस्ट मान सकते हैं। फिजिकल टेस्ट आप इसे मान सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते थे? तो इस प्रोसेस को कहते थे मुख्तब। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। वो ट्रिक आप कर सकते हैं, सैनिकों का मुख देखोगे तब ही उन्हें सेना में भर्ती करेंगे। सैनिकों का मुख देखेंगे तब ही उन्हें सेना में भर्ती करेंगे। मुख्तब यानी सैनिकों के निरीक्षण के बाद उन्हें सेना में भर्ती करना। अगला प्रश्न है, स्थापत्य कला में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किसके काल में प्रारंभ हुआ? गुलाम वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश, तुगलक वंश। आपने देखा होगा दोस्तों मुगल काल में शाहजहां के समय में संगमरमर का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हुआ, संगमरमर। लेकिन इससे पहले जितनी भी इमारतें बनती थी जैसे कि लाल किला हो गया, ये सभी लाल बलुआ पत्थरों से बनती थी। तो लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग भी मुगल काल में बहुत बड़ी मात्रा में होता था संगमरमर के इस्तेमाल से पहले। तो ये जो लाल बलुआ पत्थर है इसका प्रयोग स्थापत्य कला में खिलजी वंश के काल में शुरू हुआ, विशेषतः अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो आपसे पूछे स्थापत्य कला में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किसके काल में प्रारंभ हुआ? तो उत्तर हो जाएगा खिलजी वंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गाजी मलिक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक का राज्याभिषेक कहां हुआ? बलबन के लाल महल में, किलोखरी के अपूर्ण महलों में, हजार सितून में या कुश के सीरी में?
तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से याद करो, खुसरो शाह को मारा था, इस्लाम खतरे में है का नारा दिया था। पिछले वीडियो में बताया मैंने, इस्लाम खतरे में है का नारा दिया था। खुसरो शाह को मार करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा गाजी मलिक, उसने अपना राज्याभिषेक कहां करवाया? बलबन के लाल महल में। यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। किलो खरी के अपूर्ण महलों में जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। हजार सितून में गयासुद्दीन तुगलक ने राज्याभिषेक करवाया। तुगलक। और हजार सितून का निर्माण किसने करा था? हजार सितून का निर्माण करा था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसे हजार खम्भों के महल के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बलबन के लाल महल का निर्माण किसने करवाया, तो बलबन ने करवाया, दिल्ली में स्थित है। किलो खरी के अपूर्ण महलों का निर्माण किसने करवाया? अपूर्ण है क्योंकि ये पूरे नहीं हुए, इनका निर्माण करवाया था कैकूबाद ने। बुगरा खां के पुत्र बलबन के पोते कैकूबाद ने किलो खरी के अपूर्ण महलों का निर्माण करवाया था। कुश के सीरी, इसे अलाई दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है, और इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था कुतुब मीनार के पास में, या कुतुब मीनार के निकट, कुश्क ए सीरी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि गाजी मलिक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक ने अपना राज्याभिषेक कहां करवाया, तो उत्तर हो जाएगा हजार सितून में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? किरानुस्सदायन, आशिका, तुगलकनामा, तारीखे यामिनी। तो ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो ने कई पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि किरानुस्सदायन, आशिका, तुगलकनामा, इसके अलावा मिफ्ताउल फुतूह, मिफ्ताउल फुतूह, खजाइनुल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, नूह सिपिर, ये सभी पुस्तकें अलाउद्दीन खिलजी की हैं, लेकिन तारीख यामिनी अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं लिखी, ये लिखी है बैहाकी ने। तो हमारा उत्तर हो जाएगा तारीख यामिनी। चलिए अमीर खुसरो पर तो अभी हमारी चर्चा बाकी है दोस्तों, पूरी बात करेंगे अमीर खुसरो पर। अभी हम फिलहाल अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस पुस्तक में भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से की गई है? मैं चाहता हूं कि अमीर खुसरो पे बात करने से पहले हम कुछ प्रश्नों को देख लें, ताकि आपको प्रश्न नए लगें और आप अपना पता लगा पाएं कि आपको प्रश्नों के उत्तर आते हैं कि नहीं। इस वजह से मैं अमीर खुसरो को अभी टाल रहा हूं। एक बार जब ये पूरे हो जाएंगे उससे रिलेटेड प्रश्न, तो मैं एक साथ आपको पूरा अमीर खुसरो पढ़ा दूंगा दोस्तों, ठीक है। निम्न में से किस पुस्तक में भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से की गई है? तो रेहला, नूह सिपिर, आशिका या तारीख मुबारक शाही। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नूह सिपिर। नूह सिपिर में अमीर खुसरो ने भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से, यानी स्वर्ग के बगीचों के कही है। उसने कहा है कि भारत इतना सुंदर है जैसे कि स्वर्ग के बगीचे हो सकते हैं। तो ये पुस्तक नूह सिपिर अमीर खुसरो की है, और इसमें भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यानों से की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नूह सिपिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण करी। गाजी की उपाधि कई मुगल राजाओं ने भी धारण करी और भी कई मुस्लिम राजाओं ने धारण करी, लेकिन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान यानी गुलाम वंश में और खिलजी वंश में किसी ने भी गाजी की उपाधि धारण नहीं करी थी। गाजी की उपाधि सबसे पहले दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने धारण करी थी। वास्तव में गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला धार्मिक योद्धा। काफिरों को मारने वाला धार्मिक योद्धा। अब यहां पे काफिर का मतलब हिंदू या मुसलमानों से नहीं है,
धार्मिक योद्धा। यहां पे काफिर का मतलब है पापी व अपराधी व्यक्ति, पापी व अपराधी व्यक्ति। गाजी का वास्तविक मतलब होता है काफिरों को मारने वाला, काफिर होता है पापी व अपराधी व्यक्ति। तो गाजी की सबसे पहले जो उपाधि धारण करी थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने करी थी, गाजी मलिक के नाम से। क्या नाम था इसका? गाजी मलिक। मलिक नाम था, गाजी उसने उपाधि लगाई थी, तो गाजी मलिक, और बाद में उसने अपना नाम रखा गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक का वास्तविक नाम जौना खां था? वास्तविक नाम या मूल नाम से बहुत प्रश्न आते हैं, तो गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या नासिरुद्दीन महमूद। तो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था दोस्तों। 1325 में गद्दी पर बैठा और 1351 तक इसने रूल किया, एक लंबे समय तक रूल किया। अभी पढ़ेंगे आगे, बहुत सारे प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड। तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जौना खां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन बताइए। आपको असत्य कथन बताना है दोस्तों। असत्य कथन। खिलजी वंश का सल्तनत कालीन सर्वाधिक समय तक राज्य करने वाला वंश था। तुगलक वंश ने सल्तनत काल में न्यूनतम समय तक राज्य किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रसिद्ध नारा इस्लाम खतरे में है दिया, और उपर्युक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, खिलजी वंश ने सर्वाधिक समय तक नहीं किया, बल्कि न्यूनतम समय तक शासन किया है। न्यूनतम समय तक। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम समय तक किसने शासन किया, तो उत्तर हो जाएगा खिलजी वंश ने। जबकि तुगलक वंश ने न्यूनतम समय तक नहीं किया, बल्कि सर्वाधिक समय तक किया है। सर्वाधिक समय तक यदि किसी ने शासन किया है दिल्ली सल्तनत में, तो उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश। और मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रसिद्ध नारा इस्लाम खतरे में दिया? नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं, बल्कि ये नारा दिया था गयासुद्दीन तुगलक ने। खुसरव शाह को पराजित करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने ये नारा दिया था, इस्लाम खतरे में है। क्यों? क्योंकि खुसरव शाह एक धर्म परिवर्तित मुसलमान था, और जब वह गद्दी पर बैठा तो कहा जाता है कि उसके महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने मौके का फायदा उठाया, इस्लाम खतरे में है का नारा देकर इस पूरी लड़ाई को धार्मिक माहौल दे दिया, ताकि सारे इस्लाम के बड़े बड़े अनुयायी, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सामंत, इक्तेदार गयासुद्दीन तुगलक के साथ हो जाए और आसानी से खुसरव शाह को पराजित किया जा सके। और अपनी इस योजना में गयासुद्दीन तुगलक सफल भी रहा। तो ये सभी कथन असत्य हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रस्मे म्यान नामक उदार नीति किस शासक के द्वारा चलाई गई? अकबर, गयासुद्दीन तुगलक, तैमूर लंग और जहांगीर। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने वास्तविक आय पर कर लगाया था, वास्तविक आय पर कर, जिससे जनता बहुत खुश थी। इसके अलावा उसने खुतों पर, मुकद्दमों पर और चौधरियों पर भी कर लगाया। जनता और खुश हो गई। तो जब खुसरव शाह गद्दी पर बैठा, तो खुसरव शाह तो खुद एक हिंदू था जो मुसलमान बना और गद्दी पर बैठा, और उसके महलों में देवी देवताओं की पूजा होती थी। यानी इस खुसरव शाह से भी हिंदू प्रसन्न थे। और गयासुद्दीन तुगलक ने नारा दिया इस्लाम खतरे में है। तो इस्लाम को खतरा किससे हुआ? इस्लाम को खतरा हुआ हिंदुओं से। तो हिंदुओं से खतरा बता करके गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। यानी गयासुद्दीन तुगलक की जो छवि बनी वो बन गई हिंदू विरोधी। हिंदू विरोधी क्यों? क्योंकि हिंदू तो खिलजियों से प्रसन्न थे। हालांकि खुसरव शाह खिलजी नहीं था, पर उससे भी हिंदू प्रसन्न थे, और उसे मारकर गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा, और उसकी छवि तो हिंदू विरोधी की है।
तो गयासुद्दीन तुगलक को डर था कि ये हिंदू मेरे राज्य में विद्रोह करेंगे, तो उसने हिंदुओं को कई प्रलोभन दिए, कई उदार नीतियां हिंदुओं के प्रति चलाई, और उसकी इस पॉलिसी को रस्मे म्यान के नाम से जाना जाता है। हिंदुओं के प्रति चलाई गई गयासुद्दीन तुगलक की उदार नीति किस नाम से प्रसिद्ध हुई? तो वो है रस्मे म्यान। तो रस्मे म्यान नाम की ये नीति किसके द्वारा चलाई गई? तो उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न, पहले स्लाइड देख लीजिए, वही है जो मैंने आपको बताया, पढ़ लीजिए। आप एक बार पढ़ना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में सर्वाधिक नहरों का विकास हुआ? गयासुद्दीन तुगलक, जहांगीर, अकबर, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, नहरों का निर्माण सल्तनत काल में प्रारंभ यदि आपसे पूछे तो उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण किस बादशाह, किस सुल्तान के काल में प्रारंभ हुआ? तो उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। पर सर्वाधिक नहरों का विकास पूछा है आपसे, तो सर्वाधिक नहरों का विकास हुआ है फिरोज शाह तुगलक के काल में। उलूग खानी नहर, रजवाही नहर जैसी बहुत सी महत्वपूर्ण नहरें हैं, हम इन्हें पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, एक बार ये स्लाइड देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसके काल में नहरों का विकास हुआ, गयासुद्दीन तुगलक। सल्तनत काल में नहरों का सर्वाधिक निर्माण पूछे तो फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, शासक बनने से पूर्व गयासुद्दीन तुगलक कहां का गवर्नर था? बदायूं, हांसी, अजमेर, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। बदायूं का गवर्नर था दोस्तों इल्तुतमिश। शासक बनने से पहले इल्तुतमिश कहां का गवर्नर था? तो बदायूं का। कुतुबुद्दीन ऐबक कहां का इक्तेदार था? तो हांसी का। कुतुबुद्दीन ऐबक। जबकि आपसे पूछ रहा है गयासुद्दीन तुगलक कहां का गवर्नर था, तो गयासुद्दीन तुगलक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, दीपालपुरा पंजाब एक स्थान है, दीपालपुरा पंजाब। पंजाब भारत वाला नहीं बल्कि पंजाब जो आज पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में एक जगह है दीपालपुरा। इसका गवर्नर था, या सूबेदार कह लो या इक्तेदार कह लो, जो भी कहना चाहते हो, इसका गवर्नर था गयासुद्दीन तुगलक। और ये दीपालपुरा पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर पड़ती है। तो ऑप्शन में दीपालपुरा भी हो सकता है और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत भी हो सकता है। जो मिल जाए उसे टिक कर दीजिएगा दोस्तों और आगे बढ़िएगा। हम भी बढ़ते हैं आगे, पर उससे पहले चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न इतने अच्छे हैं तो आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों, और मैं पूरी डिटेल से बता रहा हूं, पूरी मेहनत से ये स्लाइड तैयार की जाती है। तो थोड़ा सब्सक्राइब करो, मुझे भी मोटिवेशन मिले और मेहनत करूं दोस्तों मैं आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में असत्य कथन बताना है। इसने भू राजस्व को 50% से घटाकर 25% कर दिया। इसने डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, सैनिकों का हुलिया रखने और घोड़े को दागने की व्यवस्था को जारी रखा, और 1323 में अपने पुत्र जौना को दक्षिण भारत अभियान पर भेजा। तो गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की गलत नीतियों को बदला था बहुत हद तक, और अच्छी नीतियों को कैरी फॉरवर्ड भी किया था। जैसे कि जो भू राजस्व था उसने 50% से कम कर दिया दोस्तों, लेकिन 25% नहीं करा था, बल्कि 50% से 33% कर दिया था। यानी कि आधे से 1/3 कर दिया था, 1/3 जो पहले लगता था वही कर दिया था। डाक व्यवस्था को इसने सुदृढ़ किया, इसने डाक व्यवस्था पर, गुप्तचरी विभाग पर बहुत काम किया दोस्तों। तो क्योंकि नया नया राजा बना था, विद्रोही बहुत थे,
तो इसने डाक व्यवस्था की सूचना मुझ तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, इस वजह से उसने डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करा। सैनिकों का हुलिया रखना और घोड़े को दागने की व्यवस्था को जारी रखा। मैंने पहले कहा अलाउद्दीन खिलजी की अच्छी नीतियों को कैरी फॉरवर्ड करा इसने, तो ये इस नीति को इसने जारी रखा। तो ये कथन असत्य है, ये कथन सही है, ये कथन सही है। और अपने पुत्र जौना खां को दक्षिण भारत अभियान पर भेजा 1323 में, ये कथन भी ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। 50% नहीं बल्कि 1/3 कर दिया था, 33%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये वही है 1323 में। चलिए ये भी एक, वैसे तो मैं इसे प्रश्न के रूप में देना चाह रहा था पर यहां स्लाइड में लिख गया है तो आप इसको स्टार कर लीजिए। 1323 में जौना खां को तेलंगाना पर अधिकार करने के लिए भेजा, मतलब भेजा तो अभियान पर था, तेलंगाना पर अधिकार कर लिया और तेलंगाना का नाम बदल करके सुल्तानपुर कर दिया। दोस्तों अब देखिए, तेलंगाना पर अधिकार कर लिया, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया, वारंगल यानी तेलंगाना पर आक्रमण किया, होयसल पर आक्रमण किया, मदुरई पर आक्रमण किया, पर मैंने आपको बताया था किसी को भी अधीन नहीं किया एके ने। सॉरी, अधीन तो करा था, किसी पर भी अधिकार नहीं किया, किसी को भी अपने सल्तनत में नहीं मिलाया। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने इस तेलंगाना को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। मैंने स्लाइड बनाई है क्या? नहीं। चलिए आप लिख लीजिए, तेलंगाना को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो अगर आपसे पूछे कि पहली बार दक्षिण भारत के राज्यों को उत्तर भारत में किसने मिलाया, तो उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने मिलाया। किसको मिलाया? तेलंगाना को, और उसका नाम रख दिया सुल्तानपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक के सिक्कों पर जिलिल्लाह नाम मिलता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर जिलिल्लाह नाम मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्के लिखवाए और उस पर नाम डलवाया जिलिल्लाह। तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का यदि वास्तविक नाम पूछे आपसे, मूल नाम पूछे, तो उत्तर हो जाएगा जौना खां। यदि पूछे सिक्कों पर इसका क्या नाम था, तो उत्तर हो जाएगा जिलिल्लाह। सिक्के का नाम क्या था यह भी पूछेगा, पर मैं भी आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने संभवतः उसका प्रश्न दिया होगा, आपको नहीं दिया होगा तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा, पर अभी नहीं। आप पता लगाइए मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सिक्का चलाया। चलिए आपके लिए होमवर्क हो गया। दक्षिण, अच्छा मैंने ये प्रश्न दिया हुआ था दोस्तों यहाँ पे, दक्षिण भारत के राज्यों को उत्तर भारत में विलय करने वाला पहला सुल्तान कौन था? अब तो हम इसका उत्तर दे चुके, इसका उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तेलंगाना पर आक्रमण करा 1323 में, सेनापति था जौना खां, और उसने तेलंगाना पर कब्जा कर लिया, तेलंगाना को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और उसका नाम रखा सुल्तानपुर। तो आपसे पूछ ले दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो ये बता चुका हूं मैं, जलालुद्दीन खिलजी इसका उत्तर हो जाएगा। सेनापति हालांकि इसका अलाउद्दीन खिलजी था, तो इस वजह से अगर जलालुद्दीन खिलजी ऑप्शन में ना हो तो अलाउद्दीन खिलजी कर दीजिएगा उत्तर। लेकिन दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान तो जलालुद्दीन खिलजी था। 1296 में आक्रमण हुआ था, सॉरी 94 में। कब आक्रमण हुआ था? 1294 में, और इस समय शासक था जलालुद्दीन खिलजी। हालांकि सेनापति अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों को उत्तर भारत में मिलाने वाला पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। यहां भी तो सेनापति मोहम्मद बिन तुगलक है, जौना खां है, तो अब भी तो इसका उत्तर क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक। क्यों? क्योंकि सुल्तान पूछा है ना दोस्तों, सुल्तान खुद थोड़ी जाते हैं हर युद्ध पर, उनके सेनापति जाते हैं। तो आक्रमण कब हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी के काल में। मिलाया कब गया? गयासुद्दीन तुगलक के काल में। वही उत्तर हो जाएंगे। चलिए तो ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था दोस्तों।
इसी प्रकार हम निरंतर आपके सामने प्रश्नों की श्रृंखला जारी रखेंगे। बस आप वीडियो को पसंद कीजिए दोस्तों, पढ़िए, निरंतर पढ़िए, आपको पसंद तो अपने आप आ जाएगी दोस्तों। रेगुलरली इस वीडियोस को देखते रहिए। मैं अपने पिछले वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्हें भी आप देखिए दोस्तों। उससे आपकी निरंतरता बनी रहेगी, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।